गुड रीड सेल्फ ग्रोथ में आपका स्वागत है। आज हम डेमन ज़ेरियाडीज की किताब द मेंटल टफनेस हैंडबुक पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। जी। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए जिंदगी एक मैराथन है और दो लोग दौड़ रहे हैं। पहला धावक जैसे ही रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है या सांस फूलती है, वो रुक जाता है, बैठ जाता है। बहाने बनाने लगता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरा धावक वो भी उतना ही थका है, पर वो चलता रहता है, एक एक कदम। यही फर्क है एक आम इंसान और एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान में। बिल्कुल सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो मानसिक मजबूती है, ये कोई सुपर पावर नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जन्म से नहीं मिलती। लेखक इसे एक सीखा हुआ मनोवैज्ञानिक लाभ कहते हैं। मतलब एक ऐसी दिमागी बढ़त जिसे कोई भी बना सकता है। कैसे? अभ्यास से, बार बार खुद को जानबूझकर मुश्किल और असहज स्थितियों में डालकर। ये एक स्किल है, कोई टैलेंट नहीं। तो आज हम इसी स्किल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जी। हम समझेंगे कि मानसिक दृढ़ता के वो मुख्य स्तंभ कौन से हैं। अनुशासन, आत्मविश्वास, दृढ़ता। भावनात्मक संतुलन और फोकस। हाँ। और ये भी देखेंगे कि तनाव से कैसे निपटा जाए और अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना इतना जरूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत होती है मानसिक रूप से लचीले लोगों की 7 आदतों से। ये किसी संगीतकार के रोज के रियाज की तरह है। जो वो तब तक करता है जब तक वो उसकी आदत न बन जाए। हाँ। पहली आदत है ये स्वीकार करना कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारा दिमाग चाहता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो। पर ये आदत कहती है कि अपनी ऊर्जा उन चीजों पर मत लगाओ जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। जैसे? जैसे ट्रैफिक में फंसना या मौसम का खराब होना। आप इन पर गुस्सा होके बस अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए? सिर्फ उन चीजों पर जिन्हें आप बदल सकते हैं। यानी आपका अपना रिएक्शन, आपकी अपनी कोशिश। और शायद यहीं से दूसरी आदत आती है, कौन सी? अप्रत्याशित चीजों के सामने लचीलापन दिखाना। मतलब जब प्लान ए फेल हो जाए तो घबराना नहीं। हाँ, तुरंत प्लान बी पर काम शुरू कर देना। जैसे मान लीजिए आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो आप वहीं बैठ के अफसोस नहीं करेंगे। नहीं, आप तुरंत ट्रेन या बस के ऑप्शंस देखेंगे। आप समस्या पर नहीं, समाधान पर फोकस करेंगे। और ये लचीलापन तभी आता है जब तीसरी आदत हो मजबूत आत्म जागरूकता। मतलब खुद को जानना। हाँ। अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझना। ये जानना कि आपको गुस्सा कब आता है, आप निराश कब होते हैं। एक तरह से अपनी ही ऑपरेटिंग मैनुअल को पढ़ना, है ना? हाँ। ये आदतें सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। किताब में एक स्टार्टअप फाउंडर का उदाहरण है जिसका प्रोडक्ट लॉन्च बुरी तरह फेल हो जाता है। अच्छा। अब उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो टीम को दोष दे, मार्केट को कोसे और हार मान ले। या फिर वो इसे एक फीडबैक की तरह देखे। और मजबूत फाउंडर यही करता है। वो क्या करता है? वो उन गिने चुने यूजर्स से बात करता है जिन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, उनकी शिकायतें सुनता है और इस फीडबैक के आधार पर प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में जुट जाता है। मतलब उसने असफलता को व्यक्तिगत नहीं लिया। बिल्कुल नहीं, उसने उसे डेटा की तरह इस्तेमाल किया। ये चौथी और पांचवी आदत है, अनिश्चितता के बावजूद एक्शन लेना और निराशाओं को सुधार का मौका समझना। तो उसके लिए असफलता रास्ते का अंत नहीं, बल्कि रास्ता सुधारने का एक सिग्नल है। एग्जैक्टली। और ये बदलाव छठी आदत से और मजबूत होता है, नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाना। जैसे गुस्सा, हताशा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये भावनाएं महसूस नहीं करते। वो भी इंसान है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इन भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। वो भावनाओं के मालिक होते हैं, गुलाम नहीं। सही कहा। और सातवीं आदत इन सबको एक साथ पिरोती है। वो है व्यवहारिक आशावाद। ये सब अच्छा होगा वाली खोखली उम्मीद नहीं है ना? नहीं, ये मुश्किलों की हकीकत को स्वीकार करते हुए भी समाधान और अवसर खोजने की क्षमता है। तो ये 7 आदतें वो बाहरी ढांचा है, लेकिन ये ढांचा टिका किस पर है? किताब के मुताबिक ये 5 आंतरिक स्तंभों पर टिका है। कौन कौन से? अनुशासन, आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुलन, दृढ़ता और फोकस। चलिए पहले स्तंभ की बात करते हैं, अनुशासन। ये शब्द सुनते ही कई लोगों को स्कूल की याद आ जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ इसका मतलब सख्ती नहीं है। इसका मतलब है उन कामों को भी करना जब आपका मन बिल्कुल ना हो। जैसे रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, भले ही बिस्तर छोड़ने का मन ना हो। बिल्कुल। और अनुशासन ही आत्मविश्वास की नींव रखता है, जो हमारा दूसरा स्तंभ है। आत्मविश्वास आता कहाँ से? ये तब बनता है जब आप खुद से किए गए वादे निभाते हैं। जब आप तय करते हैं कि रोज 1 घंटा पढ़ेंगे और फिर आप वो करते हैं,
तो आपके अंदर खुद के लिए इज्जत पड़ती है। अच्छा, यही छोटी छोटी जीतें मिलकर आत्मविश्वास बनाती हैं। लेकिन अक्सर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग होता है ना, हाँ, वो आत्मसंदेह की आवाज। जो कहती है तुम ये नहीं कर सकते, या वो हमारा सख्त आंतरिक आलोचक। जो हर छोटी गलती को बड़ा करके दिखाता है। किताब कहती है, इनसे लड़ने का तरीका इन्हें छुप कराना नहीं है, तो फिर क्या है? इनके बावजूद काम करते रहना। आत्मविश्वास डर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी कदम आगे बढ़ाना है। ये बात सीधे तीसरे स्तंभ से जुड़ती है, भावनात्मक संतुलन। इमोशनल रेगुलेशन। यानी अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना। पर इसका मतलब भावनाओं को दबाना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका मतलब है भावनाओं को समझना, अच्छा। ये स्वीकार करना कि हाँ, मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। और फिर एक पल रुककर सोचना कि मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया दूंगा। क्या मैं चिल्लाऊंगा या शांति से बात रखूंगा? हाँ, ये जो सोचने का एक पल का फासला है, यही सारा खेल बदल देता है। आप रिएक्शन देने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। और ये क्षमता हमें चौथे स्तंभ तक ले जाती है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। बार बार असफल होने के बावजूद कोशिश करते रहना। लेकिन आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, ये दृढ़ता बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल, क्योंकि आलस्य और पूर्णतावाद जैसे दुश्मन हमेशा हमें रोकते हैं। आलस्य कहता है कल कर लेंगे। और पूर्णतावाद, जो आलस्य का ही एक चालाक रूप है, वो कहता है जब तक ये काम एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं हो सकता, इसे शुरू ही मत करो। किताब में एक लेखक का बहुत अच्छा उदाहरण है, हम्म। जो अपनी किताब का पहला ड्राफ्ट इसलिए कभी पूरा नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगता है कि उसका हर वाक्य परफेक्ट होना चाहिए। और वो एक ही पैराग्राफ को 100 बार लिखता और मिटाता है और अंत में छोड़ देता है। हाँ, और यहीं पर पांचवा और आखिरी स्तंभ सबसे जरूरी हो जाता है, फोकस। आज की दुनिया में तो ये एक सुपर पावर है। हर 5 मिनट में फोन पर एक नोटिफिकेशन। ऐसे में एक काम पे टिके रहना बहुत मुश्किल है। दृढ़ता बिना फोकस की अंधी है। आप कोशिश तो करते रहेंगे, लेकिन 100 अलग-अलग दिशाओं में। तो ये जो 5 स्तंभ हैं और उनके दुश्मन हैं, ये सब हमारे अंदर ही एक लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, जब हम तनाव में होते हैं, जब डर हम पर हावी होता है, उस वक्त खुद को कैसे संभालें? किताब इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट देती है। पहले ये समझना होगा कि तनाव के दौरान हमारे शरीर में होता क्या है। क्या होता है? हमारा दिमाग लड़ो, भागो या जम जाओ मोड में चला जाता है। फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। हाँ, ये एक आदिम प्रतिक्रिया है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें छोटी हो जाती हैं और हमारे दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा लगभग बंद हो जाता है। यानी उस वक्त हम लॉजिक से काम नहीं कर रहे होते। नहीं, तो इस ऑटोमेटिक रिएक्शन को रोकने के लिए हमें जानबूझकर एक पॉज बटन दबाना होगा। और इसके लिए 3 बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं। पहला है गहरी सांस लेना। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? ये विज्ञान है, जादू नहीं। जब आप धीरे धीरे और गहरी सांस लेते हैं, तो आप अपने नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। अच्छा, ये आपके शरीर को संकेत भेजता है कि खतरा टल गया है, अब शांत हो जाओ। बस 4 सेकंड तक सांस अंदर और 4 सेकंड तक बाहर। और दूसरा उपकरण है माइंडफुलनेस। ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है, पर इसका असल मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना, बिना किसी जजमेंट के। लेकिन इससे तनाव कैसे कम होता है? तनाव अक्सर या तो अतीत के पछतावे से आता है या भविष्य की चिंता से। माइंडफुलनेस हमें वापस अभी में ले आता है। ये अपने विचारों और भावनाओं को दूर से देखने जैसा है। जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से में बह जाने की बजाय आप खुद से कहते हैं, अच्छा, तो ये है गुस्सा। ये छोटी सी दूरी बनाने से ही भावना का आप पर कंट्रोल कम हो जाता है। और तीसरा उपकरण जो मुझे बहुत पसंद है, वो है जर्नलिंग, यानी अपने विचारों को लिखना। दिमाग में घूमते हुए हजारों विचार एक उलझे हुए धागे के गोले की तरह होते हैं। जब आप उन्हें लिखते हैं, तो आप उस गोले को सुलझाना शुरू करते हैं। आपको अपने डर और चिंताओं में एक पैटर्न दिखने लगता है। बिल्कुल। आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों। इतना ही काफी है। इन उपकरणों के अलावा किताब एक और बहुत जरूरी बात पे जोर देती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हाँ, असहजता को अपना सबसे बड़ा शिक्षक मानना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हम तो असहजता से बचना चाहते हैं। हम बचना चाहते हैं, लेकिन विकास हमेशा असहजता में ही होता है। जिम में वजन उठाने पर मांसपेशियों में दर्द होता है, लेकिन उसी से वो मजबूत बनती हैं। तो ये मानसिक मांसपेशियों की एक्सरसाइज है। बिल्कुल।
जब हम जानबूझकर छोटी छोटी असहज चीजें करते हैं, जैसे ठंडे पानी से नहाना या किसी अजनबी से बात शुरू करना। तो हम अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि देखो, मुश्किल चीजें भी की जा सकती हैं। हाँ, और दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं, जिससे हमारी तनाव सहने की क्षमता बढ़ती है। और मानसिक प्रशिक्षण की इस मास्टर क्लास के लिए किताब हमें दुनिया के कुछ सबसे मजबूत लोगों के पास ले जाती है, नेवी सील्स। उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक होता है। वो हमें सिखाते हैं कि डर को खत्म नहीं करना है। बल्कि उसे नियंत्रित करना है। हाँ, और उसके बावजूद अपना काम करते जाना है। उनकी कुछ तकनीकें तो कोई भी अपना सकता है, जैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक। लेकिन क्या ये सिर्फ खुद को झूठी तसल्ली देना नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। ये झूठी तसल्ली नहीं है। ये घबराहट के क्षण में अपने दिमाग के तार्किक हिस्से को जगाए रखने का तरीका है। एक नेवी सील जब मुश्किल में फंसता है, तो वो ये नहीं सोचता मैं मरने वाला हूँ। वो क्या सोचता है? वो खुद को अपनी ट्रेनिंग याद दिलाता है। शांत रहो, प्रक्रिया का पालन करो, तुमने इसके लिए अभ्यास किया है। तो ये उसे समाधान पर केंद्रित रखता है। बिल्कुल। दूसरी तकनीक है बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। जैसे उनकी हेल वीक ट्रेनिंग में वो ये नहीं सोचते कि मुझे 5 दिन निकालने हैं। नहीं, वो सिर्फ अगले घंटे या अगले खाने तक का सोचते हैं। इससे लक्ष्य असंभव नहीं लगता। और एक तकनीक है विजुअलाइजेशन। ये बहुत शक्तिशाली है। यानी किसी भी काम को सफलतापूर्वक करते हुए उसकी पूरी तस्वीर अपने दिमाग में देखना। एथलीट ऐसा हमेशा करते हैं। हाँ, वो मैच से पहले ही अपने दिमाग में 100 बार वो विनिंग शॉट खेल चुके होते हैं। जब आप मानसिक रूप से सफलता का अभ्यास करते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर उस असल पल के लिए तैयार हो जाता है। और आखिर में वो हर मिशन के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाते हैं। प्लान बी, सी और डी पहले से तैयार रखना। इससे चिंता कम होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो आपको क्या करना है। तो ये सारी तकनीकें हमें एक ही बात सिखाती हैं। कि मानसिक मजबूती एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसे प्रशिक्षित करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, वो ये है कि मानसिक दृढ़ता कोई रहस्यमयी या जन्मजात गुण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कौशल है जिसे रोज की आदतों, सही मानसिकता और निरंतर अभ्यास से बनाया जा सकता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी दुखी नहीं होंगे या कभी असफल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जब आप गिरेंगे, तो आप पहले से ज्यादा मजबूती और समझदारी के साथ उठ खड़े होंगे। तो मानसिक मजबूती जिंदगी के तूफान से बचाती नहीं है। नहीं, बल्कि उस तूफान के बीच में स्थिर रहना सिखाती है। और इस बातचीत को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। हम अक्सर अपनी ऊर्जा बाहरी चीजों को या दूसरे लोगों को नियंत्रित करने में लगाते हैं। जो हमारे हाथ में है ही नहीं। पर क्या हो अगर असली शक्ति बाहरी तूफान को शांत करने की कोशिश में नहीं, बल्कि अपने भीतर उठ रहे तूफान को देखने, उसे स्वीकार करने और उसके बीच में शांत खड़े रहने की क्षमता विकसित करने में हो?